यार मैंने आपको होमवर्क दिया था कुछ क्वेश्चंस का, राइट? सबने किया वो होमवर्क? ठीक है, सबको जमा? ठीक है। कुछ भी डाउट आता है मेरे को पूछ सकते हो। एक डाउट मेरे को प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को लेके आया था किसी की तरफ से, तो वो डाउट मैं एड्रेस कर देता हूँ। और आई थिंक आपका नाम था, तो वो जब क्वेश्चन कौन सा, वो पहला वाला क्वेश्चन अनअमोटाइज वाला? हाँ ठीक है। तो एक वो है। उसके अलावा बाकी सबने होमवर्क किया? ठीक है। मैंने आपको एक लाइफ साइकिल बनाने बोला था, वो किसने किसने बनाया एक बार दिखा दीजिए। अपनी बुक्स ओपन कर दीजिए, मैं देख लूंगा, वैसे ही देख लो। ठीक है, आपका मैच कर रहा है आपस में? ठीक है, मैच कर रहा है आप दोनों का, चेक करो। अंदर हो जा भाई। यहाँ पे। बता यशवी। देख मैच कर रहा है क्या अनुश्री? गलत है? क्यों? साइशा बताओ भाई उसको। बताओ सृष्टि। ग्लिच हो गया काय का? बता अनुश्री। हाँ, 2.8 है क्या? हाँ, नीचे की 2.8 की सारी हो लिखी हुई। तुम्हारा भी 2.8 आया? एक बार बताओ ना दीदी को, पता नहीं का 2.8 आया क्या? रिवर्सल वाले पूरे 2.8 आए, 2 देख सृष्टि एक बार उसका बता बोला। तुम्हारा 2.8 आया क्या आस्था का? बारह को लाइफ साइकिल ओपन कर फटाफट। वहां बैठ परीक्षित क्विज। समझा क्या? समझा? ठीक है, आदित्य समझा क्या? तो बेसिकली ये लाइफ साइकिल अभी समझा क्यों बनाया मैंने। अब 25 में से 4-5 लोग गलत आए, ठीक है। अब फ्यूचर में कम से कम अब क्लैरिटी मिल गई होंगी, ठीक है। यही रिवर्सल की लाइफ साइकिल है कि आप फर्स्ट ईयर में जो आप बैलेंस शीट में उनको अटका देते हो, वो ओवर द पीरियड ऑफ लाइफ ऐसे 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 वापस अपने बैलेंस शीट से निकलते जाता है। ये है रिवर्सल, ठीक है। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि आपने बनाया, ठीक है। एक तो वो हो गया, उसके अलावा एक ये मैं कराया था ऑनर मोटा सारा, ठीक है। बाकी कल की किसी क्वेश्चन में किसी को भी डाउट है, कुछ पूछना है, ठीक है, कुछ कंसेप्चुअली किसी का कुछ कंफ्यूजन हुआ तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बढ़ू मैं आगे। टैक्स हार्वेस्टिंग भी कुछ भी नहीं है, सिर्फ हल्का सा बड़ा रहता वो, और उसमें एक ही चीज अपने को समझनी पड़ती है, वो अपन समझ लेंगे, ठीक है। एज ए स्टूडेंट आपको थोड़ा अपना थिंकिंग बार हाई रखना पड़ेगा, ठीक है। जिन जिन का गलत है स्पेसिफिकली आप लोगों का कंसंट्रेशन आज हाई रहना चाहिए। हाँ, थोड़े प्लेसेस चेंज करो, आप आपस में मत बैठो साथ में, अलग अलग बैठो, बहुत फर्क पड़ता है उससे, बढ़ता कंसंट्रेशन, ठीक है। चलो, अभी सबसे पहले तो अपन ये डाउट एड्रेस कर देते हैं। हाँ, सो ये क्वेश्चन नंबर 1 था अपना रामाल लिमिटेड वाला। इसमें इस पॉइंट में डाउट है, ठीक है। तो मैं इस पॉइंट को फिर से एक बार रीड क्लास में ले लेता हूँ। तो हमको क्या निकालना है, हमको डेफर्ड टैक्स एसेट या लाइबिलिटी क्या है वो निकालना है, ठीक है। अभी हाँ, अभी देखो, अगर मैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंस की बात करूं, ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि सर प्रिलिमिनरी एक्सपेंस होता क्या है। एक बार पी लिख दे दो उसको, ठीक है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस क्या होता है कि आप कोई भी बिजनेस अगर स्टार्ट करते हो,
हम सबने मिलके M27 नाम की क्लोथिंग कंपनी लॉन्च करी। हम सबका मिलके, हम सबका स्टेक है उसके अंदर, ठीक है। तो अपन लॉन्च करेंगे तो पहले अपन जगह लेते, ठीक है। उसके बाद में बहुत सारे रेवेन्यू वाले खर्चे करते, नॉट इन कैपिटल नेचर, लेकिन रेवेन्यू खर्चे भी बहुत होते हैं, ठीक है। उसको लगाना, कंज्यूमेबल एक्सपेंसेस करना, ये करना वो करना, राइट। तो हमको ये बिजनेस लॉन्च करने के लिए, आप पकड़ लीजिए कितना अमाउंट है क्वेश्चन में, 37, हमको मान लीजिए 37,500 रुपीज लगे, ठीक है ना। अब ये मेरा खर्चा है या नहीं है? है, सब लोग मानते, पूरी क्लास मानती ये मेरा खर्चा है ना। ये मेरा अगर खर्चा है तो मेरे को इनकम टैक्स ने लीगली इसका डिडक्शन देना चाहिए, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए ना, ठीक। तो अब यहाँ पे हम हमारा एक बार डिफरेंशिएशन अगर बनाए, ठीक है, तो यहाँ पे अकाउंट्स में मैं एंट्री क्या पास करूंगा? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, है ना, वो हो गया 37,500। लेकिन मैं यहाँ पे 37,500 लिख ही रहा था, उतने में इनकम टैक्स वालों ने मेरे को रोक लिया, बोले आप पूरा डिडक्शन नहीं ले सकते। मैं बोला क्यों? मेरा तो हक है, मैं खर्चा किया है बिजनेस के लिए। आप क्या बोलते हो इनकम टैक्स में कि तुम्हारा अगर पर्सनल खर्चा है तो उसका डिडक्शन हम नहीं देंगे, या आप इनकम टैक्स में पढ़ोगे, तुम्हारा अगर पर्सनल खर्चा है तो आपको डिडक्शन हम नहीं देंगे, लेकिन अगर तुम्हारा बिजनेस से जुड़ा हुआ खर्चा है तो उसका डिडक्शन हम तुमको देंगे, बराबर है। डिडक्शन देने का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो तुमने आज धंधा किया, देखो इनकम टैक्स का बैकग्राउंड, अगर तुमने आज धंधा किया, अगर हमने M27 का धंधा किया तो साल भर में क्या होगा, कपड़े बेच के हमारी कुछ कमाई होगी। मान लो हमारी रेवेन्यू हुई है 1 करोड़ रुपीज, रेवेन्यू है या प्रॉफिट है? रेवेन्यू, बराबर है ना, कितनी हुई है? 1 करोड़ रुपीज। इनकम टैक्स वाले बोल रहे हैं 1 करोड़ पे 30%, मतलब 30 लाख का टैक्स दे दो, दे देंगे हम बोलेंगे पागल है दिमाग से, ये 1 करोड़ कमाने के लिए ये जो टी शर्ट मैं बेच रहा हूँ, ये टी शर्ट मेरे को क्या फुकट में बनाया क्या? इसका कपड़ा लेना, इसकी सिलाई करवाना, आदमियों को पैसे देना, ये टी शर्ट अगर 1000 का बिक रहा है तो 600 रुपए खर्चा है इसके अंदर भाई, और तू बोलता है पूरे 1000 पे टैक्स दे दे। तो गवर्नमेंट बोल रही भाई एकदम बराबर बात, रेवेन्यू में से खर्चे लेस करेंगे, फिर जो नेट प्रॉफिट है एज पर टैक्सेशन बुक्स उस पर हम लोग टैक्स लगाएंगे, ठीक है। तो 1000 में हमने सारे खर्चे लेस कर दिए, 400 बचा, 400 का 30%, इतना टैक्स मेरे को देना है पर टी शर्ट, यस करेक्ट है। ये जो खर्चा 600 का मिला ना अनुश्री, उसको बोलते हैं डिडक्शन, क्या बोलते हैं? ठीक है। दूसरा उसका वर्ड है अलाउंस, क्या बोलते हैं? कि ये खर्चा तुमको अलाउ है। अब अकाउंट्स में तो कोई लिमिट ही नहीं है खर्चे की, आप जो मन में आए वो खर्चा बुक कर सकते हो, कोई सर पे रह के उसका। इनकम टैक्स वाले बोलते हैं कि भैया हमको अकाउंट्स पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, वहां तुम्हारा बहुत जजमेंट इन्वॉल्व, ठीक है। हम तुमको बताएंगे PGBP के हेड में कि तुमको कौन से खर्चे मिलेंगे और कौन से नहीं मिलेंगे। क्लास के एंड में मेरे को याद दिलवाना, मे वालों का रेसिडेंशियल पे MCQ टेस्ट लेना है और एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट लेना है, ठीक है। जनवरी वालों को तो हो गया, है ना? हाँ, तो PGBP का हेड हमें बताता है कि आज नहीं, PGBP का हेड हमें बताता है, PGBP का सुनो ना, PGBP का हेड हमें बताता है कि किसका खर्चा मिलेगा और किसका नहीं मिलेगा। अब वापस हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंस पे आ जाते हैं, तुमको समझ में आ गया खर्चा मिलने का मतलब क्या है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस क्या बोलता है, DT क्या, अब ये खर्चा अपन पूरा लिख ही रहते हैं, उतने में ही इनकम टैक्स वालों ने रोक दिया। हमने इनको बोला भाई ये क्या लगाया आपने, हमको तो खर्चा मिलना चाहिए, तो बोले आपको खर्चा मिलेगा, हम डिनाई नहीं करते, ये आपके हक का खर्चा है, सिर्फ इतना है ये हम आपको पहले साल में पूरा नहीं दे सकते, इसको आप 5 सालों में ले लो। हमने बहुत अनबन करी लेकिन अल्टीमेटली हमको उनकी मानना पड़ा, तो हमने क्या किया, इसको कर दिया रफ, यहाँ पे लिख दिया 37,500 टोटल खर्चा था, डिवाइडेड बाय 5 साल, 7,500 पर ईयर मेरा खर्चा आ गया। यस, मैंने यहाँ पे 7,500 लिख दिया, ठीक है। अभी मेरे को फर्स्ट ईयर, ये मेरा ईयर का कॉलम है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ठीक है। अभी मेरा डिफरेंस कितना आया, 30,000, ठीक है।
अब ये 30,000 जो है इसके ऊपर DTA क्रिएट हो जाएगा, बराबर है, क्योंकि मेरे को आज इनकम टैक्स में खर्चा कम मिला, मतलब मेरा प्रॉफिट ज्यादा है, मतलब मेरा लगने वाला टैक्स भी ज्यादा है, मतलब ये मेरा प्रीपेड एक्सपेंस टैक्स हो गया, मैंने ज्यादा खर्चा कर दिया, तो ये DTA रहेगा। ठीक है, तो अब ये जो 30,000 है, राइट, ये अब अगले साल यहाँ पे 7,500 आएगा, ये फिर यहाँ पे 7,500 आएगा, फिर 7,500 आएगा, फिर 7,500 आएगा, और ये हो गया डैश 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 डैश, बराबर है। ठीक है, ये आपका डिफरेंस पूरा सेम टू सेम आ गया, राइट। अब यहाँ आपका DTA क्रिएट हुआ था, कितना DTA क्रिएट होता है इस पे, कितना परसेंटेज, परसेंटेज 50% है क्या, 15,000, बराबर है। अभी 7,500 का 50% कितना हुआ, 3750 है ना। अभी 3750 मेरा चालू हो गया रिवर्सल। यस, अगर कोई अज्ञानी व्यक्ति इसको देखेगा तो वो क्या बोलेगा कि इनकम टैक्स में खर्चा ज्यादा मिल रहा है, मतलब DTL है, लेकिन हम उसको क्या बोलेंगे, इसका पास्ट है, इसका पास्ट है, मतलब इसके नाम पे ऑलरेडी एक आदमी बैलेंस शीट में फंसा है, उसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 3750 3750 3750 3750 हो गया कि मैच, ये हो गया आपका नील, वो बैलेंस शीट से पूरा मुक्त हो गया, समझ रहे हैं। अब उन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 में वर्डिंग क्या लिखी कि अनअमोर्टाइज्ड, अमोर्टाइज्ड मतलब जो आ चुका है, जो पीएनएल में आ चुका है, अनअमोर्टाइज्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एज पर टैक्स रिकॉर्ड्स। पहली बात तो टैक्स रिकॉर्ड मतलब इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मतलब इसकी बात कर रहे हैं, और उसने तुमको डायरेक्टली अनुश्री अनअमोर्टाइज्ड का वैल्यू दे दिया, मतलब जो मेरा अमोर्टाइज होना बाकी है, तो 30,000 मेरा अनअमोर्टाइज का वैल्यू। ठीक है, इनिशियली अगर कोई दिमाग लगाए तो ये 100% सबको कंफ्यूजिंग लगेगा बिकॉज ऑफ द वर्डिंग। ठीक है, मेरे को भी लगा था, मैं बता रहा ना आपको, मेरे को खुद को भी लगा। ठीक है, बट जब मैंने आंसर नहीं देखा, लेकिन ठीक है, जब मैं खुद लिख रहा था, क्योंकि मैंने इसके सारे क्वेश्चन थोड़े बहुत लिखे भी है, ठीक है, ग्रिप बनाने के लिए, जब मैं लिख रहा था ना, तो मेरे को उस टाइम भी क्लिक हुआ टैक्स रिकॉर्ड्स, तब मेरे को ऐसा लगा कि एक बार फिर से इसको रिविजिट करते, फिर मैंने ये बनाया, मैं आंसर देखता ही नहीं, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मेरे को गलत होगा चलता, लेकिन मैं अफरा तफरी में सॉल्व नहीं करूंगा इसको, समझा। तो इनिशियली किसी का गलत हो, लेकिन अभी आपको एक चीज पता होगी ना, अब एग्जाम में गलत मत करो। तो उन्होंने तुमको अनअमोर्टाइज्ड वैल्यू दे दी, मतलब उन्होंने तुमको वो वैल्यू दे दिया जो अमोर्टाइज होना बाकी है। अब वो अगर अमोर्टाइज होना बाकी है तो DTA है, क्योंकि फ्यूचर में वो अमोर्टाइज होगा और टैक्स को कम करेगा। समझ में आ गई बात, आगे बढ़ूंगा अभी। ठीक, अभी हम लोग क्वेश्चन बैंक में आते हैं, कौन से, हाँ अभी मैथ ले लेते पहले, क्वेश्चन नंबर 2, सब लोग लिख दो क्वेश्चन नंबर 2 अपने नोट्स में आ जाओ। प्री वाली बैच से कौन एब्सेंट है आज, भूमि, पोस्ट से कोई भी नहीं, जनवरी वाले को तो क्या ही बोलूं, बहुत ही विचित्र ही काम है, रोज कोई ना कोई कोई ना कोई कोई ना कोई आपका एब्सेंट है। सब लोग क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, ठीक है, सिंपल सोवर कंसेप्ट है, 2 मिनट ध्यान देंगे तो मैं कंसेप्ट पहले बता देता हूँ आपको, ठीक है, बताओ। अब देखो ये है ना मैथ का जो कंसेप्ट है, ये एक्चुअली आपको सीए इंटर में भी सीखने को नहीं मिलेगा, ये डायरेक्टली सीए फाइनल का कंसेप्ट है, ठीक है, तो मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है ना। अभी मैं जो सिखा रहा हूँ ये सिर्फ इनकम टैक्स से जुड़ी हुई चीज है, ठीक है। तो ऐसे समझो कि आप 5 मिनट के लिए यू आर नॉट इन अकाउंट्स क्लास, यू आर इन सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स क्लास, ठीक है, भूल जाओ आपका AS22 भूल जाओ, ठीक है। ओके, अब देखो, अगर मैं इनकम टैक्स की बात करूं, ठीक है, इनकम टैक्स में ना नॉर्मली क्या होता था कि आपने इनकम निकाला,
डिडक्शन लिया, ठीक है, और आपने टैक्स निकाला, टैक्स भर दिया। मैं ना आपको सीधा एक फॉर्मूले के तौर पर बता सकता हूँ चीज, ठीक है, पर मैं समझाने की, मैं आपको लॉजिक देने की ट्राई कर रहा हूँ कि आपको फाइनल में इजी रहे, और वो मेरे को बैकफायर मत कर देना कि कंफ्यूज हो गए, ठीक है। मैं आपको सीधा सीधा, जैसे मैंने बोला ना, कैरी फॉरवर्ड लॉसेज और अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन के लिए, वैसे मैं क्लियर कट बोल सकता आपको, मैं आखिरी में बोल दूंगा, जिसके दिमाग के ऊपर से गया वो फॉर्मूला याद रख लेना। समझ में आई बात, ठीक है। लेकिन आज तो इससे बच जाओगे, बाद में कब बचोगे, और है एकदम इजी। सुनो, आप कौन सी क्लास में बैठे हो? सीए फाइनल बीटी, सीए फाइनल बीटी, ये कंसेप्ट का AS22 से कोई लेना देना नहीं है, मैं पहले ही बोल रहा हूं, समझ लो अच्छे से। इनकम टैक्स, ठीक है। अभी हुआ क्या, आपको पता है पी चिदम्बरम ने ये पूरा सर्कस जो खेला है, वो क्यों खेला है? कि उसका बोलना है कि अकाउंट्स में बहुत सारे डिडक्शंस फालतू फालतू के मिलते थे, है ना, बहुत सारे प्रोविजनल बेसिस पे एंट्री पास होती थी, उसके कारण प्रॉफिट डिफ्लेट हो जाता था, मतलब कम हो जाता था, उसके कारण सरकार को मिलने वाला टैक्स भी कम हो जाता था। ये कारण से तो पूरा चक्कर हुआ, ये कारण से पूरा झगड़ा हुआ, ठीक है। तो उसने क्या किया, बोले नहीं, टैक्स तो इनकम टैक्स के हिसाब से भरा जाएगा। ये स्टोरी सबको याद है क्या, ठीक है। फिर आखिर पार्लियामेंट भी अपने झगड़े पे आ गया कि हम तो अक्रूवल बेसिस पे ही टैक्स दिखाएंगे, तो उसने मिडवे निकाला, डेफर्ड टैक्स एसेट, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, बराबर है, यहां तक कहानी सिंपल है। अब साल बीतते गए, बीतते गए, बीतते गए, उसको ये महसूस होने लगा कि एक चीज लोग जो कर रहे हैं, कि कभी कभी ऐसा भी हो रहा है कि अकाउंट्स के हिसाब से प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है और टैक्स के हिसाब से प्रॉफिट कम आ रहा है, तो बोले सरकार को तो टैक्स कम मिल रहा, तो उसके जो एम्प्लॉइज है वो उसको बोलते सर आपको डॉक्टर की जरूरत है, क्योंकि आपने ये पूरा सर्कस लाया। अब आप बोलते कि यार अकाउंट्स का टैक्स ज्यादा आ रहा, तो आपको चाहिए क्या लाइफ में? बोले यार ऐसा नहीं है, मेरी बात समझो, हमने ये सब क्यों किया कि गवर्नमेंट को टैक्स ज्यादा मिलना चाहिए, इसके लिए किया ना। लेकिन अगर फ्यूचर में यही होना था कि कभी कभी अकाउंट्स का प्रॉफिट इज मोर देन टैक्स का प्रॉफिट, तो टैक्स पे लगने वाला जो, मतलब टैक्सेबल प्रॉफिट पे लगने वाला जो टैक्स है, दैट विल बी लेस एज कंपेयर टू द अकाउंटिंग प्रॉफिट वाला टैक्स, ठीक है। तो बोले यार हमने तो कम टैक्स वसूला, जबकि हमने ये पूरा झगड़ा वेरी पर्पज इसी के कि हमको ज्यादा चाहिए था। अब क्या करें आपके हिसाब से? विच एवर इज हायर, तो उसने नया सर्कस चालू किया, उसने बोला आई एम इंट्रोड्यूसिंग अ कंसेप्ट ऑफ मिनिमम, बोलो, अल्टरनेट टैक्स, मैट, क्या बोलते उसको। तो उसने क्या किया, अब वो डायरेक्टली अगर ये बोलता था कि अकाउंटिंग प्रॉफिट का टैक्स वर्सेस टैक्सेबल प्रॉफिट का टैक्स, विच एवर इज हायर, वो हमको भर दो, तो लोग जूते मारते थे, ठीक है। तो वो गया था, तो उसने क्या किया, एक फैंसी वर्ड लाया, उसका नाम है मैट, ठीक है। तो अब उसकी लाइफ में तीन चीजें हो गई, ये तीन चीजें हो गई, बराबर है। ये क्या है पता है आपको, ये इसका मॉडिफाइड वर्जन है। क्या है? उसने क्या किया, अकाउंट्स के प्रॉफिट को हल्का फुल्का मॉडिफिकेशन, सर ये क्या होता है, ये आपको फाइनल में सीखना पड़ेगा, हल्का फुल्का मॉडिफिकेशन करके नेट प्रॉफिट डिराइव किया। क्या डिराइव किया? ठीक है। और टैक्सेबल तो तुम्हारे पास में है ही, तुम निकालती हो। बोले मैट पे लगने वाला टैक्स, मतलब मैट प्रॉफिट पे लगने वाला मिनिमम अल्टरनेट टैक्स वर्सेस टैक्सेबल प्रॉफिट पे लगने वाला टैक्स, विच एवर इज हायर, वो तुम सरकार को पे करो। समझ में आई बात? क्या किया, रिपीट करता हूँ। उसने मैट लाया, ठीक है, क्योंकि उसको ये डर सता रहा था कि यार अकाउंट्स का प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है कभी कभी, तो मेरे को टैक्स कम वसूलने में आ रहा है। तो उसने क्या बोला कि अभी तक आप क्या करते थे, टैक्सेबल प्रॉफिट निकालते थे, टैक्स भरते थे, क्या निकालते थे और टैक्स भरते थे। बोले ये बंद करो, आप साथ में मैट का भी प्रॉफिट निकालो, और मैट के प्रॉफिट को, मैट का टैक्स रेट
इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल इनकम टैक्स रेट, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा। मैट का टैक्स रेट इज ऑलवेज डिफरेंट। तो मान लो मैट का टैक्स रेट 10% है, ठीक है। मान लो मैं पे दूंगा मैट टैक्सेशन और अकाउंटिंग, ठीक है। मैट का प्रॉफिट आ रहा है 1,00,000 रुपए, कितना आ रहा है, और टैक्सेबल प्रॉफिट आ रहा है 1.5 लाख रुपए, ठीक है। टैक्स रेट है एट द रेट 30%, मैट रेट है एट द रेट 18%, ठीक है। यहाँ पे टैक्स कितना हुआ और यहाँ पे टैक्स कितना हुआ, हायर कौन सा है, ये मेरा करंट टैक्स हो गया। समझ में आई बात, ठीक है। वापस से मान लो मैट का प्रॉफिट है 2 लाख, ठीक है, सेम एट द रेट 18%, यस। और इनकम टैक्स का प्रॉफिट है मान लो 2 लाख, मान लो 1 लाख, कितना है 1 लाख, और ये है एट द रेट 30%, कितना है ये, और ये विच एवरेज हायर कौन है, तो ये मेरा सीटी है। तुमको इतना ही काम है बस, AS22 में इतना ही काम है। समझ में आई कहानी, ठीक है, सिंपल। मतलब जब जब मैट का क्वेश्चन आएगा आपका करंट टैक्स अमाउंट कैलकुलेशन हल्का सा डिफरेंट हो जाएगा। सर बाकी चीजें सब कुछ सेम रहेगी, एवरीथिंग रिमेन्स लाइक फेविक्विक सेम, चिपकी हुई एकदम, ठीक है। सर डेफर्ड टैक्स निकालते हैं अपन, निकालते हैं ना डेफर्ड टैक्स, ये किसका कंपैरिजन करते हैं अपन, ए और टी, याद है, ये टी मतलब नॉर्मल टी, जैसा मैंने बोला एवरीथिंग रिमेन्स द सेम, ठीक है। डेफर्ड टैक्स के और मैट के बहुत बड़े झगड़े हैं। डेफर्ड टैक्स मैट को देखता भी नहीं, आंख भी नहीं दिखाता, ना वो उसको देखता ना ये उसको देखता। समझ में आई बात, ठीक है। अब अपन इस लॉजिक पे एक बार क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं, ठीक है। उन्होंने कैसे सॉल्व किया है वो जाने दो, राइट, ठीक है। अभी सुनो, देखो सबसे सिर्फ क्वेश्चन देखो, है ना। देखो क्या है, अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना है मेरे को बताना आप लोग, हाँ। मैं यहाँ पे ए लिखूं, है ना, यहाँ पे टी लिखूं, ठीक है, नॉर्मल अपना, फिर यहाँ पे डी लिखूं, ठीक है, फिर यहाँ पे डी टी ए डी टी एल लिख देता एक बार के लिए, ठीक है। अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना है, टैक्सेबल, हाँ, इतना डिफरेंस है क्या, ठीक है। डिफरेंस कितना है, 5,40,000, ठीक है। परसेंटेज टैक्स का परसेंट कितना दिया है, 20%, टैक्स का दिया ना, इनकम टैक्स का दिया ना, ठीक है। कितना है, 1 लाख, ये डी टी ए है या डी टी एल है, टैक्स में खर्चा कम मिला मतलब प्रॉफिट ज्यादा है, मतलब टैक्स ज्यादा है। यहां तक किसको डाउट है, क्या मैं कहूँ ये तो सेम ही है, सर ये तो कर करके पक गए, है ना, ये हमको एकदम शोर शोर आने लग गया, ये पूरा टेबल जो अपन बनाते हैं बार 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 बार, यस। अब सुनो, अब हमारे पास में 3 टर्म होती है, टैक्स एक्सपेंस, क्यों, टैक्स में ये लोग, अच्छा ये प्रॉफिट का फिगर है, सॉरी सॉरी सॉरी, डीटीएल है, 60,000 प्रॉफिट का फिगर है, खर्चा नहीं है। मैंने भजन गाया खर्चे के साथ तरीके, मेरे को भजन गाना था इनकम के तरीके से, ठीक है, ओके। हम लोग 3 चीज निकालते हैं, बोलो ना यार, तो आगे बोलो, हाँ क्या, टैक्स एक्सपेंस दूसरा, तीसरा, ये 3 टर्म याद है तुमको सबको। फिर आपको अपना ये भी याद होगा, करंट टैक्स, फिर डेफर्ड टैक्स, ये इनर कॉलम और ये आउटर कॉलम टैक्स एक्सपेंस, बराबर है प्रेम, ठीक है, ओके। अभी देखो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी है ना, ठीक है, वो तो यहाँ आ जाएगी 1,08,000, ये ऐड होगी, यहाँ पे प्लस का सिंबल बना दो, इनविजिबल, राइट, ठीक है, ओके। अभी करंट टैक्स, नॉर्मल सिनेरियो में तो मैं सिंपल सिंपल करंट टैक्स देता था, लेकिन यहाँ पे मैट भी है, तब मैट है तो क्या तेरा भरने का अमाउंट फिक्स है क्या, नहीं, तेरे को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि मैं गवर्नमेंट को एक्चुअली कितना भरने वाली हूँ, यस, ठीक है। अब आ जाओ मैट पे, देखो बताओ मैट का प्रॉफिट कितना है,
3.5 लाख। और इनकम टैक्स का 60,000। ठीक है, मैट का टैक्स परसेंटेज कितना है और इधर का कितना है निकालो क्या, और इधर का 12,000। हायर कौन सा है 250, मतलब गवर्नमेंट को इतना पे करेंगे, बराबर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डाल दू 26,250। कितना है टैक्स एक्सपेंस 1,134,250। मैच करो आंसर, हो गया मैच। सिंपल है, देखो कितना खराब निकाला उन्होंने, उनका फॉर्मूला देखो कितना खराब है। किसी को कोई को समझने वाला आदमी है ना, वो भटक जाए राह से। मैंने देखो कितना अच्छे से निकाला, सिंपल है नहीं। उनका फॉर्मूला, उनका आंसर पढ़ो एक बार, आप पढ़ो उससे भी है ना, कुछ का कुछ तू मत पढ़ पे तो कंफ्यूज है। ये वाला ही बढ़िया है। कैसे निकाला देखो उन्होंने, ठीक है, उनको जो भूल जाओ, आपका आंसर मैं मैच करा दूंगा। अभी सबसे पहले क्या निकालेंगे अपन, डेफॉल्ट टैक्स, क्योंकि सर उसको मैथ से कोई लेना नहीं है, वो निकाल के बाजू में रख दो। अब करंट टैक्स में सिंपल है, विच एवर इज हायर करना पड़ेगा, विच एवर इज हायर निकालो, उसको डेफॉल्ट टैक्स के हाथ में हैंडशेक करा दो, तुम्हारा टैक्स सेक्शन आ जाएगा। राइट, सबको क्लियर है, एकदम क्लियर है। चलो अभी तुम है ना, ये क्वेश्चन नंबर 2 तो लिख दो होमवर्क। ठीक है, मैं तुमको ऐसा क्या ऐसा क्वेश्चन अभी करवाता हूँ। एक नीचे मैट का क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन नंबर 11, अभी सॉल्व करो जल्दी, नॉट मोर देन 5 मिनट्स, टाइमर ऑफ 5 मिनट्स। फोर मिनट्स लेफ्ट। हो गया, हो गया, मैच करा। वाह, किसने, और तुम पूरा निकालो।
हो गया क्या? हो गया ना? इसमें आपने कैसे निकाला होगा अपना करंट टैक्स कैसे निकाला होगा? 7.5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 7.5% और 2.5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 20% हायर क्या आता है? 56250 प्लस आपका 2.5 लाख रुपए का लाइबिलिटी। तो ये कितना आ गया? इतना आया सबका टैक्स एक्सपेंस। ठीक है, बस यही मैथ है, राइट? आ जाए तो बहुत अच्छा एग्जाम में। अब आ जाओ तुम क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ, कैरी फॉरवर्ड लॉस वाला। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है? चलो पढ़ू मैं, सब लोग रेडी है? ठीक है। PQR Limited's accounting records. PQR Limited accounting year ends on 31st March. The company made a loss of 2 लाख रुपए for the year ending 31st March 2021. ठीक है, 2 लाख रुपए का लॉस किया। लॉस किया तो दिमाग में क्या था? DTA, मैंने पहले ही बोला था, ठीक है। फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 22 एंड 23, मतलब उसके आने वाले 2 साल, 31st March 21 में लॉस किया, ठीक है, और 22 और 23 का डेटा भी अपने को दिया है, मतलब ओवरऑल अपने को 3 साल का डेटा दिया है, 21, 22, 23। उसका 21 में लॉस हुआ, लेकिन 22 और 23 में उसको प्रॉफिट हुआ 1 लाख का और 1,20,000 का। समझ में आई बात? ठीक है, तो सबसे पहले एक एक करके अपन आंसर को करते हैं, ठीक है? आप पहले अपने क्वेश्चन अपने नोट में डाल दो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 मम्मी कर लो पहले क्वेश्चन नंबर 3। पहला कॉलम पर्टिकुलर्स, दूसरा कॉलम 31st मार्च 2021, उसके बाद का कॉलम 22, उसके बाद का कॉलम 23। देखो ये इसमें ना पूरे एएस में ना, सिर्फ ये नहीं, ऑलमोस्ट सभी एएस में जिसका कंसंट्रेशन स्किल्स अच्छा है उसको अच्छे मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि पेपर में डिफिकल्ट क्वेश्चंस बहुत नेग्लिजिबल आते हैं, ठीक है? प्रॉब्लम क्या है, हम पेपर में जाके फंबल कर देते। एक स्टूडेंट फंबल मतलब एक क्या, मैंने तो एक दो देखे हैं, लेकिन टेस्ट में हमारे करते रहते थे, मैट मैट के प्रॉफिट को इनकम टैक्स का परसेंटेज लगा दिया, और इनकम टैक्स को भी इनकम टैक्स का लगा दिया। समझने में क्या बोल रहा हूँ? जानबूझ के नहीं, घाई घाई में। तो वो 1 मिनट लेट हुआ चलता अपने को, लेकिन इस तरीके की मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है? चलो लिख दिया आपने तीनों प्रॉफिट। अब लिख दो उसमें प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, पर्टिकुलर्स में प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, लॉस को ब्रैकेट में लिखना। क्या हो गया ऐसे? प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, लॉस विल बी इन ब्रैकेट, ठीक है? पहले साल में लॉस था, लिख दो 2 लाख का ब्रैकेट में लॉस, राइट? ईयर 2 में, ईयर 3 में 1 लाख और 1,20,000 का प्रॉफिट था, वो मेंशन कर दो, तुम्हारी पहली लाइन फिक्स हो गई। कोई डाउट है क्या? नहीं, ठीक है। अभी ईयर 1 में लॉस है, मतलब डीटीए तो क्रिएट होना ही है, ठीक है? तो अब सेकंड पर्टिकुलर में एक लाइन छोड़ के लिखना डीटीए, डीटीए, ठीक है? टैक्स का रेट दिया हुआ है 40%, तो कर दो 2 लाख को 40% से मल्टीप्लाई करो, कितना होता है? 80,000, ठीक है? अब 80,000 लिखो, 2021 में 80,000 लिख दो। अब मेरी बात सुनो बेटा, आपका लॉस नेगेटिव फिगर है ना? और 80,000 आपका एसेट है। क्या है? एसेट अपने लिए अपना फ्रेंड है या नहीं रहता? ठीक है, फ्रेंड है ना? तो क्या एसेट आपका लॉस बढ़ाएगा कि लॉस कम करेगा? ये दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर नेगेटिव फिगर लिखा है, समझा ना? एसेट हर बार आपके फेवर में काम करता। आपको 2 लाख का लॉस दिख रहा, आप रो रहे थे, तो एसेट आके वो लॉस को कम करेगा कि बढ़ाएगा? तो आप 80,000 बिना ब्रैकेट के लिखोगे, मतलब पॉजिटिव फिगर। आपका नेट प्रॉफिट कितना आया लिख दो, पर्टिकुलर नेट प्रॉफिट एक लाइन छोड़ के, जो भी है नेट प्रॉफिट नेट लॉस, लॉस को ब्रैकेट में लिख देना, ठीक है? 1,20,000 ब्रैकेट में। ईयर 1 में ईच एंड एवरी वन ऑफ यू आर यू कंफर्टेबल इन ईयर 1? ठीक है, एक बार इसको हाइड करेंगे, सिर्फ ईयर 1 का, तो मैं तुमको देखने नहीं आएगा, तुम हाइड करो, तुम सिर्फ ईयर 1 का देखो, क्वेश्चन बैंक में आओ, आंसर में आओ, ईयर, हाँ हाइड करो, ईयर 2 और 3 को हाइड करो,
और ईयर 1 देखो सिर्फ, समझा? बराबर है, एकदम क्लियर है, कोई डाउट नहीं है यहां तक? ठीक है, अब आ जाओ, छोड़ दो, क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है, अब देखो क्या लिखता है क्वेश्चन में, इट इज अज्यूम्ड दैट द लॉस ऑफ द ईयर कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर 8 ईयर। सर ये क्या लाइन है? ये इनकम टैक्स का प्रोविजन है जो आप पढ़ने वाले हो, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस वाला चैप्टर है। उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपको कोई भी लॉस हुआ तो आप 8 साल तक उस लॉस को कैरी कर सकते हो, 8 साल तक आप प्रॉफिट की राह देख सकते हो। अगर 8 साल तक तेरे को प्रॉफिट नहीं हुआ और 9वें साल में प्रॉफिट हो गया तो वो लॉस तू उस प्रॉफिट के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं कर सकता, समझा? मतलब लॉस कब तक कैरी फॉरवर्ड होगा? ये लाइन का क्वेश्चन में कोई इंपॉर्टेंस नहीं, लेकिन मैं आपको प्रोविजन बता रहा हूं, ठीक है? वो ऐसी कहानी के लिए लिखी उन्होंने, ठीक है? By the end of year 31st March 2021, the company feels that, सुनो, the company feels that there will be sufficient taxable income in future years। ठीक है, हमने पढ़ा था हमारे नोट्स में कि देयर शुड बी वर्चुअल सर्टेनिटी दैट ये जो लॉस है इसको सेट ऑफ करने के लिए फ्यूचर में प्रॉफिट्स होंगे। अगर वो सर्टेनिटी है विद कन्विंसिंग एविडेंस तो ही अपन डीटीए बनाएंगे, नहीं तो डीटीए बनाएंगे नहीं। सर इतना काय का आप रेस्ट्रिक्शन लगा रहे? आपने पढ़ा एएस नंबर 1 में कि एसेट रिकॉर्ड करने में बहुत ज्यादा एविडेंस चाहिए, इनकम रिकॉर्ड करने में घाई मत करो, बोलता है ना प्रूडेंस। तो उसके लिए बोलता है डीटीए तभी रिकॉर्ड करना इन केस ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, इन केस ऑफ अनअब्सॉर्ब्ड लॉसेस। देखो बाकी अपन जब नॉर्मल डीटीए बना रहे ना, अब तक जो क्वेश्चन ने बनाया उसमें उसकी बोला देयर शुड बी वर्चुअल सर्टेनिटी कि आगे ये रिवर्स होगा। लेकिन जब बात कैरी फॉरवर्ड लॉसेस की और अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन की आती है, ये दूसरा रूप था डीटीए का। ये वाले रूप में वो बोलता है कि हमें वर्चुअल सर्टेनिटी तो चाहिए ही चाहिए, कन्विंसिंग एविडेंस भी होना चाहिए कि फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाले हैं। ये थ्योरेटिकली बात कर रहा हूं मैं, थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इस पे एमसीक्यू आ सकता है। तो डीटीए के दो रूप है, एक नॉर्मल रूप है, उसमें देयर शुड बी बस वर्चुअल सर्टेनिटी कि फ्यूचर में ये डीटीए के लिए रिवर्स होने वाला है, एक वर्चुअल सर्टेनिटी होनी थी, वो बस खत्म होता है। जो दूसरा रूप है कैरी फॉरवर्ड लॉसेस और अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का, उसमें वर्चुअल सर्टेनिटी प्लस कन्विंसिंग एविडेंस दोनों चाहिए, वो थोड़ा कड़क है। समझ में आ गई बात? पक्का समझ में आ गई? ठीक है, ये अपन ने लिखा था अपने नोट्स में, हाँ, कि नॉर्मल फर्स्ट ग्रुप के लिए अपने को सिर्फ वर्चुअल सर्टेनिटी लगती है, सेकंड ग्रुप के लिए अपने को वर्चुअल सर्टेनिटी प्लस कन्विंसिंग एविडेंस दोनों चाहिए करके, ठीक है? there is no difference there is no difference between taxable income and accounting income except the carry forward losses is allowed in the year ending 22 for tax purposes। मतलब बोलता है कि इसके अलावा और कोई भी इनकम लॉस वगैरह कुछ है नहीं, ऐसा अज्यूम कर सिंप्लिसिटी के, ठीक है? क्वेश्चन खत्म हो गया। क्या सबको क्वेश्चन समझ में आया? सबको समझ में आया? पहला साल अपना हो चुका है, अभी दूसरे साल में इनकम हो गई, ठीक है? वो इनकम पे कैलकुलेटर पे टैक्स निकालो, कितना? 1 लाख पे 40,000। ये 40,000 अपन टैक्स भरने वाले हैं, बराबर है नहीं यार? लेकिन टैक्स भरेंगे क्या? क्यों? क्योंकि सर हमको 80,000 रुपए का डीटीए क्रिएटेड है। कैरी फॉरवर्ड मैंने बोला ना, प्रॉफिट के अगेंस्ट लॉस सेट ऑफ होता, ठीक है? तो वो लॉस सेट ऑफ होने की बारी आ गई, समझा? ये डीटीए क्यों बनाया था चलो बताओ, सब लोग मेरे तरफ देखो एक बार। ईयर 1 में 2021 में तुमने 80,000 का डीटीए बनाया कैरी फॉरवर्ड लॉस पे, क्यों बनाया था? कि सर फ्यूचर में प्रॉफिट होंगे, है ना? वो प्रॉफिट पे लगने वाले टैक्स को ये डीटीए बचा देगा, बराबर है? यही मेरी उम्मीद थी, यही मेरी उम्मीद थी, बराबर है? ये डीटीए में ईयर 1 में 80,000 का क्यों क्रिएट कर रहा हूं? क्योंकि मेरे को लॉस हुआ, राइट? फ्यूचर में प्रॉफिट्स होंगे, वो प्रॉफिट्स पे टैक्स मारने के लिए इनकम टैक्स वाला गेट पे खड़ा होगा, तो वो टैक्स बताएगा कौन? ये डीटीए, ये डेफर्ड टैक्स एसेट। समझ में आया? समझ में? इसी कारण से डीटीए हमने क्रिएट किया था ईयर 1 में लॉस के ऊपर, ठीक है? तो अब यहाँ पे 40,000 सेव कर लिए उसने, 40,000 का डीटीए रिवर्स कर दिया, हो गया? नेट प्रॉफिट 60,000, ठीक है?
क्लियर है ना? अब नेक्स्ट ईयर थर्ड ईयर में आ जाओ, 1,20,000 मल्टीप्लाई करो कितना, 48,000। लेकिन तुम्हारा पास डीटीए का बैलेंस कितना है, 40,000 रिवर्स करो और 8,000 करंट टैक्स में डाल दो। अब 8,000 तेरे को पे करना पड़ेगा क्योंकि तेरा डीटीए जो है वो खत्म हो चुका है। $72,000 आ गया। ठीक है, हो गया, सबका हो गया ये बात, आंसर कंप्लीट। सबको समझ में आया? किसी को समझ में नहीं आया कैसे है? मैं आपको 1 मिनट देता हूँ, आप आंसर को रिव्यू कर सकते हो, ईयर 2 ईयर 3 स्पेसिफिकली करो। टाइमर ऑफ 1 मिनट। हो गया, क्या करेंगे, प्रॉफिट जल्दी हो गया ना, मैक्सिमम 8 साल तक कर सकते हैं। हम बोले तू मेरी राह कब तक देखेगा, मैं 8 साल तक करूंगा तेरे लिए, फिर तो मैं शादी करूंगा भाई। हो गया क्या प्रेम? अब मैं ना तुमको फाइनली 2 मिनट लगा के ये सिखाई देता हूँ कि कैरी फॉरवर्ड लॉसेस पे डीटीए बनता क्यों है, अगर तुम्हारी सीखने की इच्छा है तो। ठीक है, जिसकी नहीं है या जिसको कंफ्यूज होगा भूल जाना, जैसा अपन मैथ का कैसे कर लिए, ठीक है, भूल जाना। मैकेनिकली अपने को मालूम है 2 रूप है, लेकिन मैं तुमको बताता हूँ कि कैरी फॉरवर्ड लॉसेस पे डीटीए क्रिएट एक्चुअली होता क्यों है। ठीक है, इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझ में आएगा। देखो, एक बार के लिए मान लो मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं कि कैरी फॉरवर्ड लॉसेस पे डीटीए क्रिएट होता है। ठीक है, पहले साल में क्या था, 2 लाख का लॉस था, बराबर है, करेक्ट है। दूसरे साल में 1 लाख का प्रॉफिट था और तीसरे साल में 1 लाख का प्रॉफिट था। अज्यूम करो 1 लाख का प्रॉफिट था, बराबर है। अब देखो, अब हमको अगर लॉस है, ठीक है, तो मैं डी टी ए बनाऊं या डी टी एल बनाऊं वो समझना है, कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, कि डी टी ए बनाऊं या डी टी एल बनाऊं, ये लॉस के ऊपर अनुचित करंट टैक्स आएगा क्या? क्यों? लॉस है, लॉस में के ऊपर टैक्स थोड़ी भरते सर, है ना? ठीक है सर, लॉस के ऊपर अगर करंट टैक्स नहीं भर रहे तो डीटीए क्यों बना रहे हो सर? ठीक है, डीटीए क्यों बना रहे हो? इसलिए बना रहा हूं, क्यों पता है क्या? डीटीए हम नॉर्मली भी क्यों बना रहे हैं कि फ्यूचर में जाके मेरा ये टैक्स का बर्डन कम करने वाला है, ये मानते हो ना? तूने अगर एक्स्ट्रा खर्चा, तूने अगर एक्स्ट्रा टैक्स भरा आज तो तू डीटीए बनाती है कि फ्यूचर में मेरा टैक्स का बर्डन कम होगा। तूने अगर आज कम टैक्स भरा तो तू लाइबिलिटी बनाती है कि फ्यूचर में मुझे टैक्स भरना पड़ेगा, बराबर है। ये 2 लाख पे डीटीए इसलिए बनेगा क्योंकि फ्यूचर में क्या होगा, जो सेट ऑफ का मैकेनिज्म है एज पर सीए इंटर इनकम टैक्स, ठीक है, वो कैसे वर्क करता है कि अगर तुम्हारा ईयर 1 में 2 लाख का लॉस है तो हम 8 साल तक इसको कैरी करेंगे। कितने साल तक? ठीक है, अब ये 1 लाख का प्रॉफिट हो गया, इनकम टैक्स वाला आया मांगने के लिए, इस पर टैक्स दे दो। हमने क्या बोला, हाँ हमको लॉस है, हमको पिछले सालों में लॉस है। मैंने आपको उस दिन एक लॉजिक बताया था, आपको फिर से बताता हूँ। ईयर 1 में लॉस है ना, लॉस है तो सरकार कुछ देती है तेरे को, और प्रॉफिट है तो मांगने को खड़ी हो गई। लोगों ने आंदोलन किया, लोग बोले यार हमको मुश्किल से तो प्रॉफिट हुआ, हम ऑलरेडी वो 2 लाख का लॉस कैसे बियर कर रहे, लोगों से पैसा ले लेके लॉस भर रहे, हमको 1 साल प्रॉफिट हुआ उसमें भी तुम बोलते 40% हमको दे दो। सरकार ने बोला बराबर, तुम्हारा जितना लॉस हुआ जब तक वो लॉस कवर नहीं होता तब तक हम तुमसे टैक्स नहीं मांगेंगे, बराबर है। तो ये 1 लाख हुआ था, तो ये 1 लाख में हमने 1 लाख का, ये 1 लाख में हमने 1 लाख का लॉस सेट ऑफ कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे टैक्स आ गया नील, यस। ये 1 लाख फिर प्रॉफिट हुआ, फिर हमने 1 लाख का टैक्स सेट ऑफ कर दिया, लॉस सेट ऑफ कर दिया, यहाँ पे आ गया नील। अब मान लो ईयर 4 में फिर 1 लाख का प्रॉफिट हुआ,
कोई लॉस है क्या सेट ऑफ करने के लिए? नहीं। तो यहाँ पे पूरा टैक्स लगेगा 30%। समझा? अभी लोगों की भी नाराजगी नहीं, गवर्नमेंट की भी नाराजगी नहीं, बराबर है। अब मेरे को बताओ, ये लॉस के कारण पहले साल में कितना पैसा सेव हुआ टैक्स का? 30% पकड़ लो। आपके क्वेश्चन में कितना था? 40% था ना? 40,000 हुआ, सेव हुआ ना, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लॉस। ये लॉस नहीं होता तो 40,000 सेव होता क्या? इसके लिए लॉस के ऊपर डीटीए बनाते हैं, क्योंकि ये फ्यूचर में टैक्स सेव करने वाला है। समझा? अभी समझा डीटीए के ऊपर टैक्स। सेम गोज विद अनअब्जर्व्ड डेप्रिसिएशन, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट लॉजिक। ठीक है, मैंने वो भी तुमको बता दिया। चलो अब मैं आगे बढ़ू क्या? हाँ, बहुत टाइम पास कराते हो। ये हो गया, ये हो गया। अब तुमको मैं एक भयानक क्वेश्चन ले जाता हूँ। अच्छा, वो अपन ने 16-17 नहीं किया ना? तो वो एक कौन सा एक करना है उसमें से गौरंग? वो उसके अलावा वो करने से सारे हो जाएंगे, तो बोल रहे थे ना कल। 18 अपन ने कर लिया था। हाँ, कौन सा करना है नमी? 16 करा तू? 16-17 एक ही है ना, अलग अलग है? अच्छा ठीक है, तो चलो 16 पे आ जाओ फिर। 16 किसने किया? क्या मैंने होमवर्क किया था? 16 ठीक है, लिखो क्वेश्चन नंबर 16 लिखो जल्दी। लिखो परीक्षित, क्वेश्चन नंबर 16। वही वाली बात कि ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है, कोई मतलब है कि इसका? नहीं, इसको हटाओ, यहाँ पे आ जाएंगे। बनाओ टेबल, बनाओ अपना जल्दी जल्दी। अकाउंट्स टैक्स डिफरेंस, डीटीए या डीटीएल अमाउंट। ठीक है, डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स 15 था, एज पर इनकम टैक्स 20 है। इनकम टैक्स का ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इनकम टैक्स से कम है तो रिवर्सल के इंडिकेशन है। ठीक है, ज्यादा है कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा है मतलब मेरा प्रॉफिट कम है, मतलब टैक्स भी कम है, मतलब डीटीएल बनेगा। डिफरेंस 5 है, डीटीएल बनेगा। 5 का परसेंटेज कितना दिया नीचे? 15%। कितना था? 0.75 आ गया मेरा डीटीएल है। भाई डीटीएल कौन बोल रहा है? हाँ, कोई नहीं बोल रहा। सही जमा, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड लो, इंटरेस्ट पेड टू एनबीएफसी, ये अपन ने पढ़े थे करेक्ट शायद कल वो 20 वाले पॉइंट में, वर्कशीट के पॉइंट में थे कि ये तुम क्या करवा रहे हैं टाइम पास मेरे से? फिर आज वापस ये एस नहीं हुआ। क्या है ये? इंटरेस्ट पेड टू एनबीएफसी अकाउंटेड इन बुक्स ऑन अप्रूवल बेसिस बट पेड ऑन 30 जून 2023। ये मैंने बोला था आपको सेक्शन 43B, नो टाइमिंग डिफरेंस, क्योंकि ये रिटर्न फाइलिंग की डेट के पहले पे कर दिया उसने, तो ना इसको झगड़े कोई है, झगड़े ही नहीं है, तो टेम्पररी और परमानेंट की बात ही नहीं कर सकता मैं। ठीक है, छोड़ दो उसको। आइटम डिसअलाउड फॉर टैक्स पर्पसेस इन 2021-22, अपना साल कौन सा चालू है? हाँ, नहीं, अपना 22-23 चालू है। हाँ, अपना चालू साल कौन सा है? 22-23 साल है। ये जो फी है ना, अच्छा ये देखो, ओ एक बार देखो स्क्रीन पे देखो, ये यहाँ पे गड्ढा खोद रखा है इन्होंने। देखो ऊपर यहाँ पे डेटा अलग है ना, नीचे डेटा अलग है। अपन जल्दबाजी में इसको समझ लेते हैं क्योंकि ये बड़े में लिखी है। ये सिर्फ ये बैलेंस दिया उसने, जबकि इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, इसको काटो। ये वाला साल अपना चालू है 22-23। ठीक है, ये ध्यान से पढ़ना। हाँ, आइटम डिसअलाउड फॉर टैक्स पर्पसेस इन 21-22, मतलब मैंने आपको ये कल एडजस्टमेंट कराया था ना ये वाला, तो कि 21-22 पिछला साल था, एक बार पीवाई लिख देता हूं, और 22-23 करंट ईयर था, बराबर है? कितना है? 1.05 लाख। तो यहाँ पे अलाउ नहीं हुआ है, यहाँ पे अलाउ नहीं हुआ, मतलब यहाँ पे मतलब पिछले साल टैक्स में खर्चा अलाउ नहीं हुआ। कब?
पिछले साल टैक्स में खर्चा अलाउ नहीं हुआ तो टैक्सेबल प्रॉफिट ज्यादा होगा, राइट? मतलब डीटीए, क्योंकि मैंने ज्यादा टैक्स भरा है और इस साल उसने अलाउ कर दिया, मतलब वो डीटीए को रिवर्स करना पड़ेगा, वो बैलेंस शीट में अटका हुआ है। सर पिछले साल देखो अनुश्री, मैं क्या बोल रहा, स्क्रीन में देखो, 21-22 में क्या हुआ होगा? 21-22 में मेरे को 1.05 का खर्चा नहीं मिला टैक्स के हिसाब से। खर्चा नहीं मिला मतलब मेरा टैक्स का प्रॉफिट ज्यादा है, मतलब लगने वाला टैक्स भी ज्यादा है, करेक्ट है? अगर मैंने टैक्स ज्यादा भर दिया, हाँ मेरे को मालूम है, अगर मैंने टैक्स ज्यादा भर दिया तो डीटीए होगा, डीटीए। ये पिछले साल की बात है, लेकिन क्या बोल रहा हूँ यार, अभी अलाउ हो गया सर, अभी अलाउ हो गया, है ना? मतलब जिस पर्पस के लिए वो डीटीए पिछले साल क्रिएट किया था वो मकसद पूरा हो गया, उसको रिवर्स करो। समझ में आई बात? समझ में आई बात? ठीक है, तो यहां पे आएगा रिवर्सल ऑफ डीटी। समझा के बात को सृष्टि, अनुश्री? समझ में आया का? आज तक समझ में आएगा तुमको? यार वो अकेली बैठी यहाँ पे, तुम तीन तीन पीछे बैठे हो इतने कोने में, तुमको क्या मजा था क्या? हूँ यहाँ सामने बैठो ना। डोनेशन टू प्राइवेट ट्रस्ट 40, ठीक है, ये मिलेगा क्या? नहीं, ये खर्चा तूने अकाउंट में डाला है, ये मेरा टेबल देखो, यहाँ पे 40, यहाँ पे नील, ये 40, ठीक है, और कभी जिंदगी में मिलेगा भी नहीं वो, मतलब हाँ, पीडी, परमानेंट डिफरेंस, क्या परमानेंट डिफरेंस हो गया। क्या रे, ये तो 18 क्वेश्चन, सेम 18 का क्वेश्चन है यार। 16 पे आपने बोला 16 क्या टाइम पास करा रहे यार, टैक्स हार्वेस्टिंग करानी है, सब कराना है, तो डब्ल्यू क्वेश्चन है तुम भी यार। कौन सा? हाँ, 17 में क्या नया पॉइंट है वो तो